हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपीएस गणित में। दोस्तों आज आप लोग को इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सभी प्रश्न को हल कराएंगे। और अगर कोई भी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक आप लोग के लिए ये पूरा बुक का एक 1-to-1 कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें आप लोग हमसे जूम ऐप पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न प्रॉब्लम हो तो पूरा बुक में जैसे जैसे पढ़ाएंगे उस तरह आप लोग को जो भी प्रश्न होगा आप वहाँ पे 1-to-1 फिर इसको डील कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि सिर्फ हम बोलेंगे, आप लोग उधर से बोल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम जूम ऐप का एक कोर्स लॉन्च किए हैं। एकदम नॉमिनल फीस है, तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं और पूरा 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर दे देते हैं 91 22 92 54 50। इस पर आप मैसेज कीजिएगा और कहिएगा सर हमको एनसीईआरटी को ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा किस तरह आप जुड़ सकते हैं। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर 100 नहीं भी आएगा तो 90+ जरूर आएगा, ये मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। और इस बार भी जो बच्चे एग्जाम दिए हैं हम आपको उसका भी दिखाएंगे कि देखिए 90+ आया है, तो आप लोग भी लाएंगे, जरूर लाएंगे, ठीक ना। तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को आपको बारी बारी से बताते हैं कि इसको किस तरह लिखिएगा। तो चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करना सिर्फ है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए सिंपल सा है, लिख देंगे 140। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग को विभाजता का नियम आना चाहिए। इसीलिए हम आप लोग को बोले हैं कि आप लोग अगर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें क्या होगा, आप लोग को वहां पर जो प्रॉब्लम होगा आप उधर से कहिएगा ना कि सर विभाजता का नियम ये नहीं आता है, वो जो छोटी छोटी बात भी नहीं आता है, तो उसको आप उधर से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं उसमें। तो इसलिए ये सब बेनिफिट होगा। बाकी आपको तो पूरा सिलेबस हम इस पर पढ़ा ही रहे हैं। जो उसमें छूट जाएगा तो उसके लिए आप लोग या अलग से कुछ पूछना है तो उसके लिए वो ग्रुप है, समझ गए। बाकी आप लोग को हम यूट्यूब पे ये प्ले लिस्ट डायरेक्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप पूरे बुक को फ्री में भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी नहीं होगा। वहाँ भी आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो चलिए इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, क्योंकि अंत में शून्य है तो 2 से लगेगा, तो ये जाएगा 70। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 और 5 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोला था, तो इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, बस हो गया। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7, दोनों में कोई भी लिखिएगा, दोनों एक ही बात है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बार देखिए 156। देखिए 156 को लगाएंगे तो अंत में 6 है तो 2 से लग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे तो ये जाएगा 13। इसको क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। आइए 38 25, तो तीसरा पॉइंट है 38 25। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे, 5 से लगाते हैं, पहले 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, यहाँ 3 बचेगा, इधर आएगा तो ये जाएगा 32, तो 5 6 के 30, और फिर ये 2 इधर आएगा 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर लगाएंगे 5 और देखिए अंत में 5 है तो ये 5 से कटेगा ही, 5 से लगाएंगे तो ये लगेंगे 5 एकम 5, इधर 2 बचेगा, इधर आएगा तो 5 5 25, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पे समझ में आना चाहिए, अब ये 3 से लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है। कैसे 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि सबको अंक को जोड़िए, और देखिए 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, तो सबको अंक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 3 से भाग लग रहा है, तो ये देखिए ये इसमें भी 3 से भाग लगेगा। तो यही सब आप लोग को सिखाया जाएगा 1-to-1 क्लास में। तो ये जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा, अब ये 31 अभाज्य संख्या आ गया। तो इसको लिखेंगे 38 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 31। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुना 3 गुना 31। देखिए ये पावर कब लगाएंगे, जब बड़ा रहेगा न तब, छोटा में इतना भी चल जाएगा, छोटा में छोटे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ही अंक तो आया है ना, समझ गए। चलिए अगला देखिए 5005, अगला है 5005। इसको लगाएंगे 5 बार में, 5 एकम 5 0 0 और ये 5 एकम 5। अब ये देखिए यही चीज सिखाएंगे वहाँ। अब ये 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 आया, और इसको जोड़ेंगे तो 1 आया, तो 1 में जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये 11 से इसमें भाग लगेगा। चलिए लगाएंगे तो ये 100 है तो 11 नमा 99, 11 से लगेगा तो 11 नमा 99,
और फिर ये हो जाएगा 1, 11 में 11, 91 आया, 91 आया। अब ये 13 से लग जाएगा आराम से, 13 से लगाएंगे, 13 से 91 होता है। तो चलिए हम इसको इस तरह लिख दिए। तो अब ये 500, 5000, 5 बराबर क्या लिखेंगे, थोड़ा सजा के लिख देंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले लिख देंगे 5, उसके बाद लिख देंगे 7, उसके बाद लिख देंगे 11, फिर उसके बाद 13 लिख देंगे, थोड़ा सजा के लिख देना है। ओके, चलिए यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तो देखिए इसमें 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 से जोड़ने के बाद बताए थे आप लोग को कि जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद देखिए नहीं आ रहा, 9, 9, 6, 15 और 15, 7, 22। तो ये 3 से भी नहीं लग रहा है। 4 से देखना ही नहीं है क्योंकि अभाज्य से देखना है। 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है। 7 से देखेंगे एक बार, तो 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42 और ये 9 बच रहा है, 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से 9 से देखना नहीं क्योंकि भाज्य से नहीं देखना है। अब आते हैं 11 पे, 11 से देखेंगे तो 11 में क्या बोले थे कि एक अंक छोड़ के देखना है। तो ये 9, 4, 13 और ये 2 और 7, 9, तो नहीं आ रहा है, 0 या 11 नहीं आ रहा है अंतर करने पर, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 13 से लगा के देखते हैं एक बार। 13 से लगाएंगे, 13 पचे 65 और ये 9, 13 7 91, ये 19 फिर हो जाएगा। ये 13 से भी नहीं लगेगा। तो अब 14, 15, 16 नहीं देखना, एक बार 17 से देखेंगे। तो 17 से लगा के देखेंगे, 17 चौक 68, समझ गए। 17 से लगा दे, 17 चौक 68, यहाँ आएगा 6, फिर 17 51 और ये 119, 17 से लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको 17 से लगाते हैं। 17 से लगाएंगे, 17 चौक 68, समझ गया। 8 यहाँ पर आया था तो ये 6 बचा, 2 यहाँ आया, 62 हो गया। तो 17 तिहाई 51, 51 लगाएंगे तो यहाँ 11 बचेगा। आप लोग नहीं समझ में आता है तो आप लोग यहाँ पर लगा भी सकते हैं, इस तरह आप लोग भाग लगाइए, लग जाएगा। तो ये 11 बचेगा इसमें और 11 इधर आ जाएगा, तो 11 और 9 119 हो जाएगा। 17 7 119, तो 437 हुआ। तो 437 हुआ। अब इसमें लगाएंगे फिर, तो यहाँ से 19 से लगा के देखते हैं। अब 19 से लगाएंगे इसको, तो 19 दूनी 38, 19 3 57, देखिए लग रहा है 19 दूनी 38, 19 3 57। अब फिर 23 आ गया। तो देखिए इतना आसानी से बन जाएगा, प्रैक्टिस किए रहेगा तब, और व्यवस्था का नियम याद रहेगा तब। तो देखिए 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट बात देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए इसको जांच भी करना है, तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद इसको फिर जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं 26 और 91, इसका निकालते हैं पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुना 13, 26 का क्या आ जाएगा 2 गुना 13। उसके बाद 91 का लगाएंगे, तो 7 से लगाएंगे, 13 7 91, तो 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का कितना हो जाएगा। देखिए एचसीएफ का क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटे घात का गुणनखंड का होता है। तो देखेंगे उभयनिष्ठ इसमें क्या है, 13 है और 13 इसमें एक बार है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है, अच्छा नहीं तो सिंपल समझना है तो सिंपल समझिए, जो दोनों में मिलेगा उसको लिख देना है, ये हुआ सिंपल सबसे आसान। एलसीएम में क्या होगा, 26 91 का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है। तो एलसीएम का क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिक घात के गुणनखंड का गुणनफल, ठीक ना। तो नहीं तो सिंपल से समझेंगे तो सीधा जो मिले नहीं मिले सब लिख देंगे। जैसे 2 लिखेंगे, फिर एक 7 लिखेंगे और 13 दोनों में है, लेकिन एक ही लिखेंगे ना, तो 1 लिखेंगे 13। तो ये कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूनी 2 एकम 2 9 दूनी 18, 182 हो गया। एचसीएफ निकल गया 13, एलसीएम हो गया 182। अब कहा है क्वेश्चन में जांच भी करना है। जांच क्या करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल और फिर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जांच लिखेंगे,
तो चलिए जांच लिखते हैं इसको। जांच में सबसे पहला काम करते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 26 गुना 91। इसको जब गुना करेंगे 2366 आएगा। और एलसीएम और एचसीएफ गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 13 गुना 182। इसको 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106 हाथ में रहा। देखिए 106 का 6 लिखे हाथ में बचेगा 10, तो 13 कम 13 10 23। देखिए दोनों संख्या गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हो गया, तो क्या लिख देंगे, जांच में हो गया, अब जांच कर लिए तो लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यही हो गया जांच। ठीक है, तो इस तरह लिख देना है। और समझ गए, तो सभी को इस तरह ही बनाना है। चलिए अब अगला देखते हैं, 510 और 92। चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ से बनाते हैं, इधर से जगह उधर बचेगा। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा 25 दूनी 50, 5 दूनी 10। फिर लगा देंगे 5 बार में, तो 5 25 25, फिर 3 बार लगाएंगे 77 या 51, यानी 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आरोही क्रम से आगे लिख दिया करेंगे यहाँ पे। और 92 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे 4 और 6 हो जाएगा ना 46, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 92 2 गुना 23। अब इसका एक बार एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ में तो इजी है, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ 510 और 92 क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको लिखना है, समझ गए। तो इसमें दो बार है, इसमें एक बार है, तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद और कोई नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम में क्या होगा, सभी को लिखना पड़ेगा। एलसीएम में एक भी नहीं छूटना चाहिए। एलसीएम ऑफ 510 92 बराबर, देखिए दो बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 4 हो जाएगा। ये 3 भी लिखना पड़ेगा, 5, फिर 17 और फिर 23, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको लिखेंगे, अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, और 60 को फिर गुना करेंगे इस दोनों को, फिर इससे गुना करेंगे। चलिए आप लोग गुना कर लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। तो इसको डायरेक्ट गुना किए तो आया है 23 460। अब एलसीएम निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब इसको जांच करना है, जांच करने के लिए बोला है। तो चलिए एक बार दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और फिर एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे। तो चलिए जांच में आप लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 510 गुना 92। चलिए इसको हम आप लोग का समय बचाने के लिए गुना कर लेते हैं, और इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, 46 920। अब एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो देखिए आप लिखेंगे, अब एलसीएम गुना एचसीएफ तो जाएगा 23 460 गुना 2। जब इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है, 0 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9 और 23 दूनी 46। देखिए आ गया बराबर ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का। तो जांच में आ गया, यहाँ लिख देंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। समझ गए, यही जांच करने के लिए कहा था। सिंपल सा है, जांच कर लेंगे। तो इसी पर एक फार्मूला बन गया, ये समझ गए, ये फार्मूला बन गया जो आगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जब पढ़ाएंगे तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 336 और 54। चलिए 336 का निकालते हैं, 336 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, 2 से लगाएंगे तो 42, 2 से लगाएंगे 21, 3 7 21। तो 336 हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद निकालेंगे 54 का। चलिए 54 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 27 दूनी 54, 3 से लगाएंगे 3 9 27 और 3 3 आ जाएगा। तो 54 बराबर लिखेंगे
2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम इसका HCF और LCM पहले निकाल लेते हैं जो बोला था। चलिए HCF पहले निकालेंगे। HCF ऑफ 336 और 54, तो जो मिलेगा वो लिखना है। चलिए कौन कौन मिल रहा है, 1 2 इसमें है और इसमें 4 2 है, कोई मतलब नहीं रहा हमको, 1 2 से मतलब था, 1 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, लेकिन एक ही 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6। एलसीएम में क्या करेंगे, सभी को लिखना पड़ेगा, जो मिलेगा वो भी, नहीं मिलेगा सब। तो एलसीएम ऑफ 336 और 54, तो चलिए इसमें जो है 2 4 बार है तो लिखेंगे 2 पावर 4, 3 इसमें 3 बार है तो लिखेंगे 3 पे पावर 3 और गुना 7। ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा, गुना ये 3 दिन होती है 27 गुना 7। चलिए इसको गुना कर लीजिए, फिर इसको गुना करने पाएगा 30 24, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 30 24 और एचसीएफ आ जाएगा 6। अब जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल पर निकाल के देखते हैं। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 54, ये हो जाएगा आपका 18,144, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हो जाएगा एचसीएफ कितना था 6 और एलसीएम निकला था 30 24, तो इसको गुना करेंगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिहाई 18, देखिए सेम आ गया। तो यही जांच करने वाला था, सेम आ रहा है नहीं। दो संख्या का जब ये दो संख्या के लिए ये रूल अप्लाई होगा, दो संख्या में जब दोनों का संख्या गुना कीजिए या एलसीएम गुना एचसीएफ गुना कीजिए, दोनों सेम ही आता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ जांच कर लिए, यहाँ लिख देना है इसको जांच कर रहे थे तो लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, समझ गए, इसको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहला का बता रहे पहले, ठीक है, इसका बता रहे 12, उसके बाद 15 और है 21। चलिए इसको लगाएंगे तो ये 2 बार में लगेगा 6 2 3, इसको लगाएंगे ये 5 और इसको लगाएंगे 3 बार में ये 7 हो जाएगा। तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तो लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21। तो ऐसे में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो वह उभयनिष्ठ हो, तो तीनों उभयनिष्ठ कौन सा है, देखिए 2 इसमें है, ये इसमें नहीं है, 3 इसमें तीनों में है, 3 है तीनों में, तो यहाँ 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम में क्या होगा, जो मिले नहीं मिले सभी को लिखना है। जैसे 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 2, 3 देखिए एक बार इसमें भी सम एक बार है तो 3 भी लिखेंगे, 5 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन 5 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 है 21, 21 दूनी 42, 42 दहें, ये हो जाएगा 420। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420, समझ गए। चलिए अब दूसरा इसको हल करते हैं। दूसरा में 17, उसके बाद 23 और 29, 17 23 और 29। तो देखिए ये तो डायरेक्ट अभाज्य संख्या है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 17 के बदला हम लिख सकते हैं इसको 1 गुना 17, 23 के बदला हम लिख सकते हैं 1 गुना 23 और 29 के बदला हम लिख देंगे 1 गुना 29। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 17 23 और 29, तो ये हो जाएगा 1, सभी में उभयनिष्ठ 1 था। एलसीएम में क्या करेंगे, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो 17 23 और 29 का ये क्या हो जाएगा, 1 तो छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। चलिए इसको गुना करके लिखिए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11,339, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, 8 9 25। देखिए 8 का दाम क्या लिखेंगे 2
से लगाएंगे 2 2 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 8, 9 का लगाएंगे 3 से लगेगा और ये 5 और लगेगा। तो इसमें भी देखिए कोई नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो 8 के बाद हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 के बाद हम लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 के बाद हम लिखेंगे 5 गुना 5। तो HCF तो कॉमन तो कोई नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। क्या लिखेंगे HCF ऑफ 8 9 25 बराबर 1। LCM में लिखेंगे LCM ऑफ 8 9 25 बराबर, तो जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो यानी कि सब लिखना पड़ेगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 9 और 25 सभी लिख दीजिए, 8 9 और 25। तो इसको गुना करेंगे तो 25 8 200 होता है, 200 और 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18 और 1800 इसका हो जाएगा LCM। समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM निकालना है। तो चलिए इसको एक संख्या मान लेंगे। सुनिए यहाँ पर इसको मान लेंगे पहली संख्या मान लेंगे, ये 306 को मान लेंगे पहली संख्या है, और दूसरी संख्या 657 को दूसरी संख्या मान लेंगे। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 657, पहली हो जाएगा 306, और इसमें क्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, तो HCF दिया है 9, LCM पूछा है। तो LCM का फॉर्मूला इसे पहले पढ़े होंगे, दूसरा प्रश्न में क्या था कि LCM गुना HCF बराबर क्या पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जांच किए थे ना। तो दोनों संख्या गुना किए थे और LCM HCF बराबर हुआ था ना, उसी का फॉर्मूला पे यहाँ यूज करेंगे। LCM निकालना है, HCF दिया है 9, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या 657, समझ गए। तो यहाँ पे LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटा में 9। देखिए 9 से कट रहा है, ये तो 9 से कट रहा है, इसको देखिए ये कट रहा है कि नहीं, 7 6 13 5 18, ये भी 9 से कट रहा है। चलिए इसी को काट देते हैं 9 से, ये गुना करने में छोटा लगेगा। तो 9 7 63 और 63 बचेगा 2, 9 तिहाई 27, तो 73 आया। 73 से गुना करना ही पड़ जाएगा। चलिए गुना करिए कितना आ रहा है, इसको गुना करके लिख दीजिए, दीजिएगा 22 338, इसका LCM हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, पावर n है, 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये प्रश्न है। तो देखिए अगर अंक जब शून्य पर समाप्त होगा तो शून्य पर समाप्त होगा तो वो निश्चित रूप से वो 5 से विभाज्य संख्या होगी। कोई भी संख्या जब शून्य पर समाप्त होगा तो वो संख्या क्या होता है 5 से विभाज्य होती है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर क्या है, तो इसको हम लिख देंगे, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें। तो लिखेंगे कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तब वह 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। कोई भी अंक 5 से समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अब हम इसको देखते हैं 6 पर पावर n में क्या एक गुणनखंड 5 है। तो देखेंगे 6 पर पावर n, इसके बदला हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 के बदला हम लिख देंगे 2 गुना 3, फिर पावर लिख देंगे n, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। देखिए 5 कहीं नहीं मिला तो वो शून्य कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक ना, बस इतना ही लिख देंगे। लिखेंगे संख्या 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का गुणनखंड नहीं है। जब 5 का गुणनखंड नहीं है तो ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, तो बस लिख देंगे अतः कोई संख्या n के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह लिख देना है। तो ये लिखने लैंग्वेज वाला सवाल ही है, इसको लिख दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। देखिए इतना भी लिख दीजिएगा, और इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग के लिए शॉर्ट में लिख दिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, और अगर आएगा भी तो कुछ नहीं करेंगे, बस इस तरह लिख देंगे कोई अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होती है। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे 5 है या नहीं है,
जब ये सब 5 नहीं है तो यहाँ पर वही बात उतार देंगे कि संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो 5 नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिंपल सा इस तरह लिख देंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? तो चलिए इसको देखते हैं भाज्य क्यों है। तो भाज्य संख्या कब होगा? जब उसका कोई गुणनखंड रहेगा तब, यानी कोई किसी संख्या से वो विभाज्य होगा तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कोई इसका एक गुणनखंड है या नहीं कोई भी। चलिए मिलाते हैं। तो पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें देखिए 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 11 जोड़ 1। तो अब समझिए ये जब सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ देंगे गुना करके और फिर 13 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से किसी से भाग लगे या नहीं लगे, 13 से निश्चित रूप से भाग लगेगा ये संख्या जो आएगा। तो ये 13 से जब भाग लग जाएगा तो ये भाज्य संख्या हुआ, समझ गए। तो लिखेंगे संख्या का एक गुणनखंड 13 है इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। एक हो गया। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 7 गुना 6। एक तरफ से लिखा हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, यही लिखा हुआ है। इसमें देखिए कॉमन 5 मिल रहा है, तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो अब ये समझिए ये जोड़ के कितना भी आए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 50 आ जाए, जो भी आएगा, लेकिन 5 से तो फिर कट ही जाएगा। गुना करेंगे तो गुना करके जो संख्या आएगा वो 5 से तो भाग लगेगा ही। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना भाज्य संख्या हुआ, इसका एक गुणनखंड 5 मिल रहा है। देखिए इतना इसको नहीं देखेंगे क्या मिला नहीं मिला, इससे भी पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 है एक ना, तो ये निश्चित रूप से ये 5 से इसको जब हल करके लिखेंगे ना तो वो 5 से जरूर भाग लगेगा। बाकी कोई संख्या से लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, 5 से जरूर भाग लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे संख्या का एक गुणनखंड 5 है इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। तो ये भाज्य संख्या होगी, तो अतः क्या हुआ, दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। समझ गए, बस इतना लैंग्वेज में लिख देना है। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं है, हो गया, यही आंसर लिख देंगे। समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ये वृत्ताकार पथ है और इस पर दोनों चल रहा है, एक ही समय से चला, लेकिन सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड मारती है और वो रवि जो है 12 मिनट लगता है। तो रवि स्पीड से दौड़ रहा है, तो एक बार जब चलेगा तो अगला वो कितना बार फिर दोबारा मिलेगा, तो इसका एलसीएम निकाला जाता है। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, दोनों को पुनः मिलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम चाहे गुणनखंड भी से निकालिए चाहे डायरेक्ट निकालिए। चलिए हम गुणनखंड भी से निकालते हैं 18, क्योंकि ये चैप्टर गुणनखंड से है तो गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ये 3, 12 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 6 2 3, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो लिख देंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, यानी सब लिखना है एलसीएम में। तो 2 2 बार आएगा और 3 भी 2 बार आएगा। तो ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिहाई 36। तो ये 36 मिनट में फिर वो पुनः मिलेगा।
तो इसी को यहाँ पे उतार दीजिए और लिख दीजिएगा 36। सेम यही बात उतार दीजिए। अतः दोनों को पुनः मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोग का ये 1.2 भी समाप्त की कर दिए। अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और अगर 1 to 1 पढ़ना हो डायरेक्ट तो आप व्हाट्सएप पर नंबर दिए हुए हैं इस वीडियो में ही, तो नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको 1 to 1 पढ़ना है। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।